Hello guys, my name is Roshan Kumar. I am from Youth Academy, and today we will take further lecture on historical underpinnings, जिसमें हम ये जानेंगे कि अमेंडमेंट एक्ट 1781 क्यों लाया गया और इसे अमेंडमेंट एक्ट क्यों कहते हैं, और पिट्स इंडिया एक्ट एंड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793। तो ये इसकी क्रोनोलॉजी है कि सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे चार्टर एक्ट भी कहते थे, वो हर 20 ईयर्स में लाया जाता था, जैसे हमने बताया। तो हर 20 ईयर्स में लाया जाता था। तो ये सबसे पहले कब लाया गया? 1773 में, उसके बाद 1793 में, देन 1813 और लास्ट 1853 में। और जो पिट्स इंडिया एक्ट था, ये चार्टर एक्ट नहीं था। ये हम जानेंगे कि ये क्यों लाया गया, और उसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये क्रोनोलॉजी ऐसे बढ़ती रहेगी टिल 1947। अब देखते हैं कि जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है वो क्यों लाया गया। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और द एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं इसे, वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया, टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स इन 1773। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें ढेर सारे डिफेक्ट थे, तो उसी को रेक्टिफाई करने के लिए क्या लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जिसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या डिफेक्ट्स थे, इसको थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि जब 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो भी लॉ बनाने की पावर या फिर उसको रेगुलेट करने की पावर किसके पास आ गई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गई थी। बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा क्या, जिन्होंने मेहनत की थी, जैसे जो भी बैटल लड़े वे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए, और सिर्फ 1 मिलियन पाउंड के बिहाफ पे आप उसकी सारी पावर ले रहे हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो भी रूल बनाए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या करते थे? ये मानते नहीं थे। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, वो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी मानती नहीं थी। पहले डिफेक्ट तो ये थी कि ये आनाकानी करती थी उस रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे और जो इसकी काउंसिल ऑफ बनाई गई थी, जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी टू एडवाइज द गवर्नर जनरल, इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, क्योंकि इनकी शक्तियां जो पूर्ण रूप से एकदम स्पष्ट नहीं की गई थी, क्लियर नहीं की गई थी। यहाँ पे क्लैरिटी की कमी थी कि किसकी क्या शक्तियां होंगी। तो एक और पॉइंट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित किया गया था 1774 में, उनकी भी शक्तियों का सही से स्पष्ट नहीं की गई। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। यहाँ तक कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उन्होंने क्या करा था, एक बार करप्शन का केस भी कर दिया था गवर्नर जनरल, जो वॉरेन हेस्टिंग थे फर्स्ट टाइम, उनके ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना जटिल रूप से ये जो भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था बनाया गया था। तो उसी के बिहाफ पे क्या लाया गया? अमेंडिंग एक्ट। उसे अमेंडिंग एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस किए गए, जो भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट थे उसमें। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, और पास्ड बाय किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। किसको? डिफेक्ट, जो भी इनके बीच की शक्तियां थी वो स्पष्ट करने के लिए।
वाई डिड, इसमें हमने पूरी स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर तरीके से बता रखा है कि क्यों लाया गया ये एक्ट। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? 1781 में। इसको डिक्लेरेटरी एक्ट भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है इसको। टू करेक्ट द फ्लॉज इन द रेगुलेशन एक्ट ऑफ, जो भी गलतियां हुई थी 1773 के रेगुलेशन एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने लाया था। टू एम द डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या किसकी जो भी काम थे इनके, जो भी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी थी, सुप्रीम कोर्ट हो गई, गवर्नर जनरल हो गए, इनके कार्य को स्पष्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। तो इसमें पूछा है क्यों लाया गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, तो इसके आंसर ये रहे। ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग रेगुलेटिंग एक्ट द राइवलरी बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम काउंसिल, जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 मेंबर, और सुप्रीम कोर्ट, उनके जो एक्ट, जो भी राइवलरी चलती थी इनमें, जो भी अगर जजमेंट पास किया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर सही से एक्शन नहीं लिया गया, एग्जीक्यूट नहीं किया गया, जो भी इनके बीच में कोऑर्डिनेटिंग बॉडी थी वो सही से अपना कंट्रोल या फिर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते थे, तो उसके कारण ये एक्ट लाया गया ताकि इन गलतियों को सुधारा जा सके। अब आगे देखते हैं। दे आर मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट्स पावर एंड द ज्यूरिडिक्शन, इनकी जो ज्यूरिडिक्शन थी उसको भी सही तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया था कि कहाँ तक इनके कार्यों का कहाँ तक इनके कार्य सीमित है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर की ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक है, इनके एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के क्या कार्य हैं, इस सही तरीके से स्पष्ट नहीं किए गए थे। तो इसी को सही करने के लिए, एक्सप्लेन करने के, स्पष्ट रूप से बताने के लिए ये एक्ट लाया गया। ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर, ये अभी हमने बताया कि गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के को क्लैरिटी देने के लिए ये एक्ट लाया गया। डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में क्या डिफेक्ट्स थे, ये अभी तो हमने पढ़ा कि क्यों लाया गया। अब देखते हैं कि डिफेक्ट्स, गलतियां क्या थी। द एक्ट डिड नॉट स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि किसकी अथॉरिटी फाइनल होगी, वेदर इट इज गवर्नर जनरल और द सुप्रीम कोर्ट। और कॉन्फ्लिक्ट किसके, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा काउंसिल एंड द कोर्ट, तो किसकी जो जजमेंट होगी वो फाइनल होगी। रिगार्डिंग द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री, जो भी सिविल मिलिट्री अफेयर्स थे, जो भी इनके कार्य थे, और जो भी क्या कहते हैं पॉलिटिकल डिसीजन थे, वो कौन लेगा और किन हद तक लेगा, इनकी जो शक्तियां थी उस एक तरीके से सीमित नहीं थी, स्पष्ट नहीं थी। द एक्ट डिड नॉट स्पेसिफाई क्लियरली विच लॉ हैड टू बी अप्लाइड, इसमें जो लॉज बनाती थी वो कौन बनाती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कहाँ बैठी थी? इंग्लैंड में बैठी थी। बट ये लॉज के रेगुलेटिंग एक्ट के बिहाफ पे ये लॉज किसके लिए बना रही थी? इंडिया के लिए। तो कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था कि ये इंग्लिश लॉ के हिसाब से काम करना है या इंडियन लॉ के हिसाब से, तो ये भी क्लियर नहीं था। द एक्ट डिड नॉट स्पेसिफाई द विच लॉ हैड टू बी अप्लाइड व्हाइल ट्राइंग टू केस, जब हम केस लड़ेंगे कोर्ट में अगर जब कोई जजमेंट देंगे तो किस बिहाफ पे देंगे, इंग्लिश लॉ के बिहाफ पे या फिर जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया है उसके बिहाफ पे, विच वाज रिजेंटेड बाय द इंडियंस। अब देखते हैं, इसमें यही समझाया गया है कि क्या डिफेक्ट्स थे। अब एक और स्लाइड देख लेते हैं। द गवर्नर जनरल वाज बाउंड बाय द मेजोरिटी डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल, जो भी उसकी 4 मेंबर काउंसिल थी वो किसको रिपोर्ट करती थी? वो वहाँ के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कहते हैं उनको रिपोर्ट करती थी, या फिर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स भी कहते हैं। तो जो भी इनके डिसीजंस हैं और जो भी 4 मेंबर काउंसिल थे उनको गवर्नर जनरल हटा नहीं सकते थे, और इनके डिसीजन पे कभी कभी बाउंड भी होना पड़ता था ज़्यादातर तौर पे, तभी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ। अब देखते हैं, इट रिजल्टेड इन द काउंसिल टेकिंग डिसीजन फॉर विच द गवर्नर जनरल वाज हेल्ड अकाउंटेबल, जो भी डिसीजन गवर्नर जनरल लेता था कभी कभी इसको आंसर करना पड़ता था किसको?
4 मेंबर काउंसिल को। गवर्नर जनरल वाज हेल्ड अकाउंटेबल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सफर ड्यू टू कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द गवर्नर जनरल एंड द, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी प्रशासन जो राज्य के लिए या देश के लिए चलाया जाना था, वो स्मूथली नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था? गवर्नर जनरल और 4 मेंबर काउंसिल थे, उनके बीच में मतभेद की स्थिति पैदा हो रही थी। अब देखते हैं, दो द गवर्नर जनरल वाज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल येट, जो भी गवर्नर्स थे वो किसके सबऑर्डिनेट थे? यहाँ पे गवर्नर्स की बात हो रही है बॉम्बे एंड मद्रास की, जो हमने कल की क्लास में देखा था कि किसके सबऑर्डिनेट थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट हो गए थे आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बट वो क्या कर रहे थे? ये मान नहीं रहे थे बात को। जो भी को डिसीजन लेते थे उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। और अगर उनसे कुछ पूछा जाता कि आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया ये सब, तो कहते थे कि मैटर जो था वो अर्जेंट था और उसमें डिले नहीं किया जा सकता था। आप जानते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है, कि ये बॉम्बे हो गए, कलकत्ता, मद्रास। तो ये कहते थे कि अगर हम उनको बताने जाते तब तक मैटर और भी सीरियस हो सकता था, इसलिए इसको डिले नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने जो मैटर है अपने हिसाब से ही सॉल्व किया। अब देखते हैं, दे एक्टेड इंडिपेंडेंटली, जो भी बॉम्बे और मद्रास थी वो अपने आप अपनी मर्जी के मुताबिक काम करती थी, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के मुताबिक। तो वो अपने आंसर को जस्टिफाई कैसे करते थे? बाय सेइंग देयर वाज अ अर्जेंट एंड, वहाँ पे क्या थी? अर्जेंसी थी और डिसीजन कुड नॉट बी, जो भी डिसीजन लेना था वो डिले नहीं किया जा सकता, जैसे अभी हमने समझाया। आगे देखते हैं, जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो क्यों लाया गया? जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 वो एक फेलियर था, रेगुलेटिंग एक्ट भी फेलियर था। अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों लाया गया? That's the ब्रिटिश पोजीशन, डबल गवर्नमेंट एंड बोर्ड ऑफ, इसमें 3 प्रावधान किए गए। पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में, उसको ब्रिटिश पोजीशन कहा गया, पोजीशंस, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। पहली बार क्या कहा गया? ब्रिटिश पोजीशंस। और इसी के बिहाफ पे एक और चीज याद रख लेते हैं, जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट आया था वो किसके, कौन से एक्ट में आया था? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये याद रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जब गहराई से पढ़ना होता है यूपीएससी में, ज़्यादातर गहराई से पढ़ के ही जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर ऊपर से पढ़ के थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आया था वो कौन से एक्ट से आया था? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी जिसे कहते हैं, क्योंकि इसी ने जो भी इनकी पावर थी गवर्नर जनरल या काउंसिल की, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थे या फिर सुप्रीम कोर्ट थे, उसको एक क्लैरिटी दी कि तुम्हारी ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हम जब भी क्वेश्चन आए तो कहाँ बोलेंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा लाया गया। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट पे, जो अभी हमने देखा कि सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर अभी तक जो कहा जाता था कि ये इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है, अब वो क्या कहा गया? ब्रिटिश पोजीशंस कहा गया, ब्रिटिश पोजीशंस। और पहली बार डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। अभी हम देखेंगे डबल गवर्नमेंट किसे कहते हैं, जिसे हम फेडरल राज के तौर पे जानते हैं। उस टाइम डबल गवर्नमेंट से क्या तात्पर्य था ये भी देखेंगे। अब देखते हैं, जो भी पिट्स द यंगर था, जो भी इनका पीएम बना था उस टाइम,
पिट्स द यंगर भी कहते हैं इसे। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, जिसको आप ब्रिटिश पोजीशन, इन्होंने 2 प्रकार की सरकारें लाई। इसको हम आपको नोट्स में भी देंगे, अभी हम समझ लेते हैं। इसमें एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पिट्स द यंगर ने कौन सी बॉडी बनाई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था? ये सिर्फ कमर्शियल डिसीजन लेंगे, जो भी व्यापारिक तौर पर डिसीजन होंगे कमर्शियल डिसीजन कौन लेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा कौन कौन से डिसीजन लिए जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी प्रशासनिक तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, वॉर, कोई भी युद्ध हो, मिलिट्री, सेना के लिए कोई डिसीजन लेना हो, तो ये डिसीजन कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन सा डिसीजन लेंगे? कमर्शियल डिसीजन लेंगे, सिर्फ जो भी वाणिज्यिक तौर पे या व्यापारिक तौर पे लेने होंगे। तो ये किसने बनाया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया है। जो पावर थी उसको सेपरेट कर दी गई। अब आगे देखते हैं। अब यही यहाँ पे समझाया गया है कि डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। फॉर पॉलिटिकल मैटर्स, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कौन डिसीजन लेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड, यहाँ तक है। और जो कमर्शियल डिसीजंस है वो कौन लेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। डबल गवर्नमेंट, द कंपनी वाज रिप्रेजेंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता था वो कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल था, उसके लिए रिप्रेजेंट करता था, वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो 2 कॉन्सेप्ट बताए उसमें, इसमें बताया गया कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। आगे देखते हैं इसके क्या प्रावधान थे। द गवर्नर जनरल काउंसिल स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस। जो भी गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वो पहले कितने मेंबर थे? 4। तो उसको 4 से कितने कर दिए गए? 3 मेंबर बॉडी बना दी गई। 1 of 3 वुड बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन आर्मी इन इंडिया। उनमें से एक कौन था? कमांडर इन चीफ होता था, जो कि ब्रिटिश क्राउन की आर्मी से था, होता था इंडिया में। उनमें से कौन था? उनमें से एक कमांडर इन चीफ होना चाहिए था, मतलब होता था उस टाइम, जो ब्रिटिश क्राउन के आर्मी से होता था। कहाँ पर? इंडिया में। एक मेंबर कौन था? कमांडर इन चीफ। द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बिकेम द सबऑर्डिनेट टू द बंगाल। ये तो पहले भी हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा कि जो प्रेसिडेंसी थी मद्रास और बॉम्बे की, उसको क्या करने की कोशिश की गई थी? प्रेसिडेंसी और या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन लाने की कोशिश की गई, पर ये एक तरीके से फेलियर था, तो उसको दोबारा रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई कि इसके अंडर ही काम करेंगे। कलकत्ता बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश पोजीशंस। जो भी ब्रिटिश पोजीशंस कहा गया था इंडिया को, उसमें कैपिटल किसको बनाई गई? कलकत्ता को। क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ या फिर जो इनके मुख्य हेडक्वार्टर थे वह कहाँ थे? कलकत्ता में। इसलिए उसको क्या बनाई गई? कैपिटल बनाई गई ब्रिटिश पोजीशंस के अंतर्गत। दिस एक्ट मेड अ डिस्टिंक्शन। अब ये याद रखने की जरूरत है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से एक्ट ने डिस्टिंक्शन या फिर जो पावर थी वो बांट दी गई पॉलिटिकल एंड और कमर्शियल तौर पे एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन से एक्ट के द्वारा ये करा गया? तो वो कौन सा एक्ट था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
तो दिस एक्ट मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और जो भी कमर्शियल एक्टिविटी थी उसके बीच में क्या किया गया, डिस्टिंक्शन किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म ब्रिटिश पोजीशन, जैसे हमने बताया कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश पोजीशन, जो भी पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को मालिक समझती थी, लेकिन अब ब्रिटिश पोजीशन, इसका इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया इंडिया पर कि अब ये जो भी है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही काम करेगी और उन्हीं के अधीन कहलाएगी। ब्रिटिश पोजीशन इन पहली बार यूज्ड किया गया ये वर्ड। दिस एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडियन। तो इस एक्ट ने क्या किया, डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल कैसे हम देख सकते हैं, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो किसके प्रति जवाब देता, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके प्रति जवाब देता, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति। तो जो भी डिसीजंस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लेती थी, जैसे कमर्शियल या फिर कोई भी डिसीजन लेना हुआ इंडिया के हित में या कोई रूल्स रेगुलेशन के हित में, कमर्शियल वाणिज्य या व्यापारिक तौर पर, तो ये डिसीजन जाते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास फॉर अप्रूवल के लिए। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो अपने मुताबिक इस फैसले को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते थे। तो इसी के लिए कहते हैं कि जो पहली बार गवर्नमेंट ने क्या करा, पूरी तरीके से अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, कि अगर ये मना कर देंगे तो वो डिसीजन पास नहीं होगा। तो जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते थे वो किसके द्वारा अप्रूवल के लिए जाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके प्रति जवाब देता, किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश पोजीशन या ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जो कहां पर बैठी थी, इंग्लैंड में। यही समझाया गया है यहाँ पे कि दिस गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी प्रशासन था उस पर डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया गया। वाई पिट्स इंडिया एक्ट सिग्निफिकेंट, इसके क्या मायने हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि हमने पूरे तरीके से आपको, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको लिखने में या कोई आंसर करने में, या प्रीलिम्स के क्वेश्चन या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आफ्टर टेकिंग दिस क्लास कोई इश्यू नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हमने एकदम स्पेसिफाई फॉर्म में इसको पूरा बताए और लिखा गया है इसे। द कंपनी बिकेम द सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कंपनी को किस ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सबऑर्डिनेट, उसके अधीन ले आए थे। अनलाइक द प्रीवियस, पहले क्या करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे, पर अब उसको पूरी तरीके से क्या किया गया, कंपनी को अधीन कर दिया गया। अब वो सिर्फ रूल्स रेगुलेशन नहीं, अब वो बताते थे कि क्या करना है क्या नहीं, रूल्स रेगुलेशन पूरी तरीके से कंट्रोल में लाया गया, और उसको किसी भी डिसीजन को टेक ओवर कर सकते थे कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसे ऐसे प्रावधान लाए गए इस एक्ट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो ये पूरा बताया गया है कि पिट्स द यंगर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, 24 साल के उम्र में बन गए थे, ऐसे ऐसे ये आप पढ़ सकते हैं। ये हमने पूरा पहले ही हमने बुलेट पॉइंट्स में देख लिया है, आप इसको एक नज़र डाल लीजिए बस। वो सिर्फ एफिशिएंसी और रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, ऐसे ऐसे ब्रिंगिंग ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये पूरा हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस लिए लाए गए थे, या बस देख लीजिए। तो इसमें यही बताया गया कि जो भी 1773 में प्रावधान लाए गए थे वो रेगुलेट करने के तौर पर थे, पर आप ये क्या कर सकते थे, टेक ओवर कर सकते थे कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने तक ही सीमित नहीं थे। फिर भी ये क्या हुआ, एक फेलियर
साबित हुआ। जो अभी तक हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पढ़ा, ये सब क्या थे? फेलियर थे, क्योंकि ये सही तरीके से कंपनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और जो उनके सबॉर्डिनेट थे वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे कंपनी से। ईस्ट इंडिया एक्ट एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ ड्यूअल कंट्रोल द गवर्नमेंट ग्रेट ब्रिटेन द ब्रिटिश। और ये कब तक चलता रहा? ये 1858 तक। तो ये इतना ही था, इसके प्रावधान हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट था, इसमें क्या प्रावधान थे, ये कब लाया गया, इस पहली बार ब्रिटिश पोजीशंस कहा गया इंडियन टेरिटरी को, ना कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा। अब तो पीछे पिट्स द यंगर के तौर पे देख सकते हैं, जो पहली बार क्या कहा गया? ब्रिटिश पोजीशन। इसमें बस एक ही 3-4 चीज़ याद रखने की आवश्यकता है। ब्रिटिश पोजीशंस लाया गया और जो भी इंडिया में रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते थे, अब इस एक्ट के बाद क्या किया गया? उन्हें सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उसमें पेश किया जाता था। जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते थे वो कहाँ पेश किए जाते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उसके अप्रूवल के बाद ही यहाँ पर भेजा जाता था। और पहली बार डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जैसे अभी हमने पढ़ा। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। आप ये पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि आपको टेलीग्राम के चैनल पे भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो यही है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के क्या मायने थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द लीडर स्टेट एंड द लर्नर हेडक्वार्टर कंपनी अंटिल शेयर होल्डर। तो इसमें यही बताया गया कि कमर्शियल डिसीजन ले सकते थे कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री और वॉर के रिलेटेड डिसीजन लिए जाते थे। और जो भी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, इसमें एक और चीज लाया गया कि जो भी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे उनकी अथॉरिटी क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई। अब वो जो भी थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल थे, जो भी उनके सबॉर्डिनेट थे। अब ये फेलियर के तौर पे जाना जाता है, क्यों? क्योंकि द गवर्नर जनरल हैड टू सर्व 2 मास्टर्स। कौन कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश क्राउन। ये फेलियर क्यों था? जैसे हमने बताया कि जो 2 एक्ट थे ऑलरेडी फेलियर कहलाए, और ये तीसरा एक्ट ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 भी फेलियर था। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर जनरल था उसको 2 लोगों के लिए आंसरेबल था। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम जानते हैं, और दूसरा था ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये सही से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते थे कि किसके कौन सा लॉ इसमें, अगर इनको 2 लोगों को सर्व करना पड़ता था कि कौन सा डिसीजन ले इस केस के मुताबिक, इस घड़ी के मुताबिक। वो समझ में नहीं आता था कि इंग्लिश लॉ अपनाए या इंडियन लॉ। इसके लिए इस वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता था। There were no clear boundaries between the responsibility of the board of control and the court of directors. Sorry, जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो क्या थे? उनके बीच में क्लियर बाउंड्रीज नहीं थी। हालांकि बताया तो गया था कमर्शियल डिसीजन लेंगे, लेकिन जो कमर्शियल डिसीजन लेते थे वो उनके द्वारा अप्रूव किए जाते थे, कभी कभी नहीं किए जाते थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता था। अब देखते हैं आगे। तो ये फेलियर थे कि जो गवर्नर जनरल थे उसको 2 मास्टर को क्या करना पड़ता था? आंसरेबल थे उनके तहत, और कोई भी क्लियर बाउंड्रीज नहीं थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, जो भी वो डिसीजन लेते थे। अब देखते हैं चार्टर एक्ट, उसके बाद ही क्या आया? चार्टर एक्ट ऑफ 1793। जैसे बताया कि हर 20 ईयर्स में ये एक्सटेंड किया जाता था। अब देखते हैं। ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एक्सटेंडेड। जो भी ट्रेड मोनोपोली थी, मोनोपोली आपको बताया है कि एक्सक्लूसिव राइट
राइट्स टू ट्रेड या एक्सक्लूसिव लाइसेंस भी कहते हैं मोनोपोली को। ये वर्ड याद रखने की आवश्यकता है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो इंडियन कॉन्टिनेंट है उसमें व्यापार कर सकेगी और यूरोप की कोई भी कंट्री नहीं। तो जो ट्रेड मोनोपोली था वो कितने सालों के लिए और एक्सटेंड हो गया 20 सालों के लिए, 20 years। तो गवर्नर while in Madras, sorry, और बॉम्बे could supersede the authority। तो इसमें ये प्रावधान लाया गया कि अगर गवर्नर जनरल फिजिकली तौर पर मद्रास या बॉम्बे में है तो उस जो गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे है और गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास है उसकी जो अथॉरिटी है उसको क्या कर सकेगा, कंट्रोल कर सकेगा, उस पर अपने अधिकारों का जो भी है समावेश या फिर अपने अधिकार स्थापित कर सकेगा। जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहेगा उनको मानना पड़ेगा। इससे हमारा तात्पर्य ये है, गवर्नर जनरल वाइल इन मद्रास एंड बॉम्बे जो उनकी पावर है उसको क्या करेगा, सुपरसीड कर देगा। इसी को सुपरसीड कहते हैं। दिस एक्ट सेपरेटेड जुडिशियल एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ द कोर्ट। अब अभी हमने पढ़ा कि कमर्शियल एंड पॉलिटिकल डिस्टिंक्शन किसके बीच में कौन से एक्ट में लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। यहाँ एक और मेन पॉइंट दिया गया है कि इस एक्ट के द्वारा, कौन से एक्ट के द्वारा, रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1793 के द्वारा, 1793 के द्वारा जो पावर थी वो क्या की गई, सेपरेट। किसकी पावर, कोर्ट की पावर। कोर्ट की पावर क्या कर दी गई, सेपरेट कर दी गई। कौन सी पावर, रेवेन्यू फंक्शन एंड द जुडिशियल फंक्शन। जो भी उनके जुडिशियल फंक्शन थे और रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन, जो भी रेवेन्यू फंक्शन थे उनको अलग अलग कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे पहली बार एक क्लैरिटी लाने की कोशिश की गई। जो होम, अब ये तो हमने, ये मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे मेन पॉइंट है, ये क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनसे, खासकर प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये मगअप करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि होम गवर्नमेंट मेंबर्स वर टू पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। तो इसमें एक और प्रावधान लाया गया कि जो भी ईस्ट इंडिया कमाएगी वो इंडिया में, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी कमाएगी इंडिया में, वो अपनी सैलरी, अपने जो भी कमाए हुए पैसे उससे सैलरीज देगी जो भी उनके कर्मचारी है, सबऑर्डिनेट है। पहली बार लाएगा कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ। ये भी हम देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया गया, चार्टर एक्ट ऑफ या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793। इसी को हम रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। The company was granted the authority to grant license individually and company employees to carry on trade in India। अब इसमें एक और व्यवस्था लाई गई कि जो कंपनी थी वो किसी और कंपनी को लाइसेंस दे सकती थी इंडियन कॉन्टिनेंट में ट्रेड करने के लिए, जो कि पहले ऐसा नहीं था। इनकी पूरी मोनोपोली थी। लेकिन अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वो लाइसेंस दे सकती थी किसी अन्य कंपनी को, क्या हो आप हमारे जो इंडियन कॉन्टिनेंट है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं, कंपनी एम्प्लॉयज टू कैरी आउट द ट्रेड इन इंडिया, ये देख चुके हैं हम। दिस वाज नोन एज प्रिविलेज कंट्री ट्रेड, दिस लीड टू शिपमेंट ऑफ ओपियम। इसी ने हम, जो ओपियम थी, आप ओपियम से आई होप अवगत ही होंगे। तो ये क्या करा, इसने व्यापार स्थापित किया अपने चाइना के साथ, जो बहुत ही कारगर साबित हुआ। ये हम आगे आने वाले एक्ट में भी समझेंगे किसके क्या मायने थे। ये टाइमलाइन है, ये हम आगे आने वाले एक्ट में पढ़ेंगे। ब्रिटिश, अब देख लेते हैं कि ये वही है, बस उसको अलग तरीके से दिखाया गया है कि एक्ट्स ऑफ इम्पैक्ट टू रेगुलेट एंड, क्यों लाया गया, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए। Continuous in a company's rule recognized supreme board of Charter Act of। तो आज हमें इतना ही पढ़ना था, ये हम आगे वाली आने वाली क्लास में देखेंगे।
तो आज इतना ही था। आज हमने देखा कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 क्यों लाया गया, ये भी जाना कि उसको किन 1773 के किन प्रावधानों को हमें रेक्टिफाई करने की आवश्यकता थी, और जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था वो क्यों लाया गया, उसको फेलियर क्यों कहते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम आगे के जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1813 उनको लेंगे। तो ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी टिल इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो आप जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।